आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान जो अध्याय 1 है उसको प्रारंभ करेंगे। तो ये वीडियो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे रेट पटवार, इसके अलावा कक्षा 10 की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझें और इसी से काफ़ी महत्वपूर्ण आपकी अच्छी तरीके से तैयारी भी हो जाएगी। और कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत सारा स्टडी मटेरियल गणित और सामाजिक विज्ञान का इस चैनल पर अपलोड है। उसे नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। और जो गणित का जितना मैटर अपलोड है वो काफ़ी है आपके लिए, और उसी मैटर के हिसाब से आपको 80 में से 80 नंबर आप प्राप्त कर सकते हो। तो ये कक्षा 10 की बुक्स है, इस बुक्स को हम प्रारंभ करेंगे। सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, ये सारी इसकी डिटेल्स हैं। और ये इसके अंदर अलग अलग पार्ट्स हैं जिसके अंदर आपका अंक बार भी दिया गया है। यानी इतिहास के 20 अंक आएंगे, नागरिक शास्त्र के भी 20 अंक है, भूगोल के 18 अंक, अर्थशास्त्र के 18 अंक, सड़क सुरक्षा का 2 अंक और स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन ये 2 अंक। ये नया जो जोड़ा गया था पिछली बार। इसमें अध्याय में आप देखोगे तो अभी पहला अध्याय आपका है स्वर्णिम भारत, यानी प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक, जिसके अंदर 20 कालांश से ये 5 अंक का इसमें से प्रश्न आएंगे। तो जो पॉइंट्स इसमें दिए इनमें आप ध्यान रखें। जैसे महाजनपद काल है, इसमें से आपको क्वेश्चन आएगा। तो प्रमुख जो महाजनपद कौन है उसमें, और राजस्थान के प्रमुख महाजनपद जैसे मरु, जांगला, मत्स्य, सूरसेन, सिवी, इनके बारे में। फिर मौर्य, चुंग, सातवाहन, गुप्त, वर्धन, चोल, चालुक्य, पल्लव, पाल, पर्तिया, राष्ट्रकूट साम्राज्य। और इसके बाद है महा आक्रमण एवं आत्मसातीकरण, हूण, शक और कुषाण। ये जो पार्ट ये आपकी कक्षा 12 इतिहास के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। और इससे संबंधित मैंने कक्षा 12 के वीडियो भी डाल रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे ज़रूर देख लें। आपकी जो बेसिक नॉलेज है इसके अलावा और भी आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। अध्याय संख्या जो दूसरा है वो संघर्षकालीन भारत है, जिसमें दिल्ली सल्तनत है पहला 1206 से 1526 ईस्वी। यानी इसमें जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक से लगा करके बाबर द्वारा मुग़ल साम्राज्य की स्थापना तक है। उसके बाद आता मुग़लकालीन भारत, यानी जो 1526 से 1757 ईस्वी तक, यानी मुग़ल साम्राज्य पूरा इसके अंदर आ जाएगा। जब तक कि कंपनी है जो प्लासी के युद्ध के अंदर हरा कर के कंपनी मुग़ल साम्राज्य को हरा नहीं देगी, तब तक का इसमें हम वर्णन देखेंगे। हालांकि उसमें सिराजुद्दौला के विरुद्ध युद्ध हुआ था, लेकिन ये कहीं ना कहीं उस समय पहले मुग़ल साम्राज्य की भाग हुआ करता, जो डिक्लाइन हुआ था मुग़ल साम्राज्य उससे संबंधित, तो वहाँ तक का इसमें अध्ययन है। फिर सत्ता के साथ प्रतिरोध, ये राजस्थान के जो विशेष संदर्भ में और राजस्थान के प्रमुख जो व्यक्तित्व उनका वर्णन है, जिसमें राव शेखा है, हमीर है जो अपने हट के लिए प्रसिद्ध थे, महाराणा प्रताप जो वीर शिरोमणि, राव चंद्रसेन जो कि मारवाड़ के प्रताप हैं, और बीकानेर के जो राय सिंह हैं जिसे कलयुग का कर्ण भी कहा जाता है, सवाई जय सिंह ये जयपुर के, और अमर सिंह राठौड़। इसके बाद है मराठों का इतिहास जो शिवाजी के विशेष संदर्भ के अंदर पढ़ेंगे। तो इसमें से कुछ पॉइंट्स हम कक्षा 12 में भी आपको पढ़ने को मिलेंगे, जैसे मराठों के बारे में है, महाराणा प्रताप के बारे में, हमीर के बारे में, चंद्रसेन के बारे में। तो ये आपको कक्षा 12 में भी पढ़ने को मिलेगा। फिर है विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, इसमें से विजयनगर भी आपको कक्षा 12 में पढ़ने को मिलेगा। तो उससे संबंधित वीडियो अपलोड है जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सिख धर्म का प्रादुर्भाव एवं विकास, और नानक से गुरु गोविंद सिंह, बंदा बैरागी और रणजीत सिंह। इसके बाद में अध्याय संख्या 3 अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार और संघर्ष। तो इसमें अलग अलग पार्ट्स के अंदर 1757 ईस्वी से 1857 तक की जो स्वतंत्रता की चेतना, और इस समय कुछ जो छिटपुट आंदोलन हुए, विद्रोह हुए, उनके बारे में इसमें देखेंगे। फिर जनजातीय विद्रोह, विभिन्न जनजातियों ने, क्योंकि अंग्रेज़ों के जो नवीन नियम है वो सबसे ज़्यादा उनका हस्तक्षेप जनजातियों के मामलों में ही हुआ था। फिर है क्रांतिकारी संगठनों का योगदान और किसान आंदोलन। तो दूसरा जो अध्याय था वो 5 अंक का था,
कितने अंक का 5। और अंग्रेजी समझिए तीसरा, ये 6 अंक का बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी इसमें से एक बड़ा ही क्वेश्चन आएगा। ब्लूप्रिंट आप देख ही चुके हो पहले। फिर है राजनीतिक आंदोलन, जो 1857 ईस्वी के प्रारंभ हुए और 1919 ईस्वी तक, यानी जब रोलर सत्याग्रह किया गया तब तक का इसके अंदर। फिर 1919 से 1947 तक, यानी भारत की आज़ादी तक जो आंदोलन हुए, उनमें इनको भी 2 पार्ट में देखना है। फिर जनजातीय किसान आंदोलन और प्रजामंडल आंदोलन, विभिन्न जिसमें भील मीणा आदि विभिन्न जातियों ने जो संघर्ष किए, और विभिन्न जो प्रजामंडल आंदोलन हुए जिसमें राजस्थान की विभिन्न रियासतों, मेवाड़ है, जयपुर, जोधपुर आदि सभी रियासतों के अंदर हुए। और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको ट्रेनिंग के माध्यम से आपको, और यही पार्ट मैंने कक्षा 12 के अंदर भी जो अंतिम चैप्टर उसका भी अपलोड किया, वो भी देख लें आप। फिर है विश्व इतिहास, इसमें यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, औद्योगिक क्रांति, जर्मनी व इटली का एकीकरण, ये इसके अंदर देखेंगे। तो ये था इतिहास का, और ये 4 अंक का पार्ट्स है। पहले इतिहास के चैप्टर के बाद देखें, बाद में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जो नागरिक शास्त्र है उसके बारे में। तो अध्याय 1 को यहीं प्रारंभ करते हैं। ये बाकी आपके डिटेल्स आप देख सकते हो। ये पार्ट की पूरी सूची दी गई है, कौन कौन से इसके अंदर पार्ट हैं जो आपके लेसन्स आपको। ये है अध्याय संख्या 1 जो कि आपके सामने। इसी अध्याय संख्या 1 को हम देखने जाएंगे। इसको थोड़ा झूम कर ले ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे। तो भारत का इतिहास पाठ का नाम ही आप देख लीजिए, अध्याय 1 स्वर्णिम भारत, प्रारंभ से लगाकर 1206 ईस्वी, यानी जो मुस्लिम सल्तनत है, मुस्लिम राज्य की स्थापना तक देखेंगे। स्वर्णिम क्यों? हमारा जो प्राचीन समय है, उस समय हमारा देश अभूतपूर्व प्रगति के पथ पर था। विश्वगुरु कहलाता था, सोने की चिड़िया कहलाता था। उस समय हम हर क्षेत्र में आगे थे। भारत ने हर क्षेत्र में जो विकास किया था, चाहे विज्ञान हो, चाहे कला हो, चाहे प्रौद्योगिकी हो, चाहे व्यापार हो, सभी क्षेत्र में हमारा एकाधिकार था। इस कारण हम उस काल को स्वर्णिम काल कहते हैं। तो उसी को हम प्रारंभ करेंगे। तो भारत का इतिहास एवं संस्कृति अपने प्रारंभिक मतलब शुरुआत से ही गौरवशाली रहे। अति सही भारत जिस समय विश्व मंच पर सभ्य लोग बने ही नहीं थे, उस समय भारतीय संस्कृति अपने सर्वोत्कृष्ट काल में थी और अपने विभिन्न प्रौद्योगिकियों का निर्माण कर लिया था। उत्खनन यानी जो खुदाई करते हैं, वहाँ से जो पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर भारतीय संस्कृति का विश्वव्यापी स्वरूप दिखाई देता है, जिससे हम बृहत्तर भारत के नाम से जानते हैं। समुद्र पार के प्रदेशों को द्वीपांतर, ये महत्वपूर्ण शब्द है कंप्यूटेशन। अगर द्वीपांतर क्या है, यानी समुद्र पार के जो भारतीय प्रदेश थे, जो समुद्र के अंदर स्थित थे, उन प्रदेशों को द्वीपांतर, इसका द्वीप प्लस अंतर। वहाँ शक्तिशाली जलयानों की यात्रा करते भारतीय ब्रह्मदेश, यानी भारतीय लोगों ने जिस समय विश्व के लोगों ने कोई ज़्यादा तक नहीं, उस समय भारतीय लोगों ने शक्तिशाली जलयान बना लिए और उन जलयानों के माध्यम से विभिन्न कठिन यात्राओं को करते हुए वो पूरे संपूर्ण विश्व के अंदर फैले, उनके साथ अपना व्यापार किया, वहाँ अपना राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व स्थापित। इसमें ब्रह्मदेश वर्तमान में जो म्यांमार है, जिसे पहले ब्रह्मा भी कहते थे, वहाँ तक फैला। तो श्याम किसे कहते हैं? थाईलैंड को। नेक्स्ट है इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बोर्नियो, फिलीपींस, जापान, कोरिया तक पहुँचे और वहाँ अपना सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा। इसी सांस्कृतिक प्रभाव के कारण जो अभी हमने क्षेत्र पढ़े, वो क्षेत्र बृहत्तर भारत के अंदर आते हैं। इसमें जो मध्य एशिया है, दक्षिण पूर्व एशिया है, दक्षिण पश्चिमी एशिया है, ये सारे का सारा जो देश है वो वर्तमान में इसके अंतर्गत सम्मिलित है। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, रामायण महाभारत कालीन सभ्यता और संस्कृति का काल भी भारत के लिए स्वर्णिम रहा। इसमें कैसे स्वर्णिम रहा? सिंधु सभ्यता जो विश्व की सबसे सुदृढ़ सुव्यवस्थित सभ्यता थी, जिसके प्रमाण इतने उन्नत है, जो वर्तमान जो औद्योगिक कह सकते हैं या तकनीकी कह सकते हैं या कला कौशल के अंदर जो सभ्य समाज कह सकते हैं, उससे भी उत्कृष्ट अवस्था के अंदर उस समय नगरों की माप तोल की प्रणाली है, विदेशी व्यापार था आदि बिल्कुल सुव्यवस्थित स्थिति के अंदर था और विभिन्न कला प्रौद्योगिकी का भी विकास उस समय हो चुका था। फिर वैदिक सभ्यता के अंदर भी ऐसी थी।
फिर रामायण महाभारत, उस समय भी हम देखते हैं कि हमारी तकनीकी की उन्नत अवस्था और साथ साथ में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पक्षों की जानकारी मिलती है। तो इन कारण हम उस काल को क्या कहेंगे, भारत का स्वर्णिम काल कहेंगे। उसके बाद देखेंगे उत्तर वैदिक। देखो वैदिक काल को दो भागों में बांटा जाता है। एक को बांटा जाता है ऋग्वैदिक काल और दूसरा उसके बाद आता है ऋग्वैदिक के बाद उत्तर वैदिक काल में हमें विभिन्न जनपदों की अस्तित्व दिखाई देता। देखो पहले धीरे धीरे कबीलाई लोग थे, संगठित हुए, जन बनने लगा और जन के बाद में धीरे धीरे जनपद बना और जनपद के बाद फिर ज़्यादा उनकी शक्ति बढ़ी तो वो महाजनपदों के अंदर बदल गए। इस काल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लौह का व्यापक रूप से प्रयोग होने लगा। इसी लौह के प्रयोग से ही हम देखते हैं कि महाजनपद काल मुख्य रूप से संबंधित हैं। इससे समाज में स्थायी जीवन यापन की प्रवृत्ति सुदृढ़ हुई, क्योंकि देखो लौह उपकरण कठोर थे और इन उपकरणों से विशाल मात्रा में जंगल को जो यानी कटाई करके साफ किया, जिससे कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि का विकास हुआ और प्राचीन जनजाति जो व्यवस्था उसको जर्जर यानी कमज़ोर बना दिया था। जो प्राचीन जो जनजाति व्यवस्था थी वो मुख्य रूप से अन्य संस्कृति हम कह सकते जंगलों के ऊपर निर्भर थी। कंदमूल आदि जो भी वन उपज थी उसको इकट्ठा करके वो लोग अपना भरण पोषण कर लिया करते थे। छोटे छोटे जनों का स्थान अब बड़े जनपदों ने ले लिया। इस लोहे ने बहुत ही तकनीकी परिवर्तन कर दिया। इससे कृषि के क्षेत्र में, सड़क निर्माण के क्षेत्र में और विशेषकर जो राज शासन व्यवस्था यानी हथियारों का निर्माण सुदृढ़ हुआ और इसी के कारण बड़े बड़े जनपद बन गए। और यही जनपद 6ठी शताब्दी तक आते आते जनपद महाजनपदों के अंदर विकसित हो गए, जिसे ही हम कहते हैं द्वितीय नगरीकरण या आर्थिक प्रगति का युग। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में उत्तर भारत के अंदर, विशेषकर ये उत्तर भारत के अंदर सम्मिलित था, सार्वभौम सत्ता का पूर्णतः अभाव था। यानी सभी छोटे छोटे सार्वभौम, सबके ऊपर जो एक सत्ता अधिकार रखी, सबको संगठित रखे, ऐसी कोई सत्ता नहीं थी। सभी राज्य छोटे छोटे भागों के अंदर बटे हुए थे। संपूर्ण भारत में अनेक स्वतंत्र राज्यों में विभक्त था। ये राज्य उत्तर वैदिक कालीन राज्यों की अपेक्षा विस्तृत यानी बड़े और शक्तिशाली थे, क्योंकि अब लोहे का बड़े पैमाने पर प्रयोग होने लगा। और इसी महाजनपद काल का समय 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व के अंदर हम देखेंगे, जो कि बुद्धकालीन भारत कहलाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में अनेक विस्तृत एवं शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, जिन्हें महाजनपदों की संज्ञा दी गई है, जिनका वर्णन बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, इस अंगुत्तर निकाय के अंदर 16 महाजनपद और 10 गणराज्यों का वर्णन मिलता है। इसके अलावा और भी ग्रंथ है, जैसे एक बौद्ध ग्रंथ है महावस्तु और शूल निषेध, इनके अंदर भी इन 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। और एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, भगवती सूत्र के अंदर भी 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। हालांकि इनमें थोड़ा फ़र्क है, कुछ जनपदों के नामों के अंदर और अधिकतर क्षेत्र के हिसाब से, समय विशेष के हिसाब से महाजनपदों की जो भौगोलिक स्थिति वो भी परिवर्तित होती रहती थी। यहाँ जो महाजनपद देखेंगे वो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अंदर दिए गए, उन्हीं महाजनपदों को हम देखेंगे, जिसके अंदर आपके सामने पहला है काशी, जिसकी राजधानी थी वाराणसी। वाराणसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश यानी यूपी के अंदर स्थित है, जहाँ का एक प्रसिद्ध राजा हुआ था अश्वसेन। अश्वसेन कौन सा? जो जैन धर्म का 23वें तीर्थंकर हुए थे, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के ये पिताजी थे। दूसरे नंबर पर हम देखेंगे कुरु महाजनपद के बारे में। कुरु, जहाँ से कौरव और पांडव संबंधित। इसकी जो राजधानी थी वो इंद्रप्रस्थ, जो वर्तमान में हम दिल्ली कहते हैं, ये इसकी, जिससे इसकी दूसरी जानकारी एक थी हस्तिनापुर। हस्तिनापुर भी प्राप्त होती। इसका क्षेत्र था जो मेरठ है, दिल्ली और थानेश्वर, यानी जो उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा का क्षेत्र है वहाँ था। यहाँ का प्रसिद्ध राज्य कौरव नामक प्रसिद्ध शासक भी हुआ था। तीसरा अंग, जिसकी राजधानी थी चंपा। इसका जो वर्तमान जो बिहार का जो भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र है, उस क्षेत्र से संबंधित था। यहाँ का प्रसिद्ध एक शासक हुआ था ब्रह्मदत्त नामक एक प्रसिद्ध शासक यहाँ का हुआ था। नेक्स्ट हम देखेंगे मगध। ये जो सभी जनपदों में सबसे शक्तिशाली और सर्वप्रमुख जनपद था। बाद में सभी पर यह अपना साम्राज्यवादी आधिपत्य स्थापित कर लेगा, जिसकी राजधानी प्रारंभ में राजगृह या गिरिवंश थी, बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र हो जाती है। इस महत्वपूर्ण जनपद का जो क्षेत्र है, जो बिहार के अंदर गया, पटना,
जो बिहार राज्य हैं, बिहार राज्य के अंदर गया, पटना, शाहाबाद आदि ये क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आते थे। यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुए हैं, बिंबिसार है, अजातशत्रु, बाद में मौर्य वंश के जो शासक वो भी यहीं से हुए, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक वगैरह, वो सारे के सारे शिशुनाग वंश बहुत ही महत्वपूर्ण जो वंश थे वो आएंगे, तो आगे हम देखेंगे वो इसी से संबंधित हैं। वज्जी ये क्या था? गणराज्य, जिसके भी 2 राजधानी थी, विदेह और मिथिला थी। गणराज्यों में शहर प्रमुख था वज्जी संघ, जो कि एक 8 गणराज्यों का संघ था। महत्वपूर्ण है, वज्जी के अंदर कितने गणराज्य थे? 8 गणराज्यों का ये महत्वपूर्ण संघ था। मल ये भी क्या थे? मल भी गणराज्य थे, जो वर्तमान में यूपी, ये यूपी का यानी उत्तर प्रदेश का जो देवरिया क्षेत्र है, उस देवरिया क्षेत्र के अंदर इसकी राजधानी कुशावती या कुशीनारा थी। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कुशीनारा या कुशावती। आपको कमेंट करके बताना है कि यहाँ पर क्या हुआ था। इसकी एक राजधानी और थी, पावापुरी। आपको पता, मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ आपको कमेंट बॉक्स के अंदर। 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए थे, एक तो हुए थे जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी और दूसरे हुए थे बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। दोनों ही इनसे संबंधित। इसकी 2 राजधानी थी, एक तो कुशीनारा और दूसरी थी पावा, मतलब की 2 राजधानी थी। तो दोनों का ही, जो मैंने अभी आपको थिंकर बताया जैन और बौद्ध धर्म के, दोनों का ही, इन दोनों में से राजधानियों में उनका क्या हुआ था, उनकी मृत्यु हुई थी या कहे उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था, जो भी कहे। तो आपको बताना है कि कौन सा किससे संबंधित था, ये कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है छेदी जनपद, जिसकी राजधानी शक्तिमती या चौथीवती भी थी या सुक्तिमती भी नाम, जो शिशुपाल नाम का जो राजा था वो यहीं से संबंधित था। बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुआ शिशुपाल, जो आप श्री कृष्ण के साथ भी इनका संघर्ष हुआ था, वो यहीं से संबंधित थे। नेक्स्ट हम देखेंगे 8वां वत्स। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। वत्स जनपद जिसकी राजधानी थी कौशाम्बी, ये वर्तमान उत्तर प्रदेश यानी यूपी का जो इलाहाबाद और बांदा जिला, जो यहाँ का इस समय महत्वपूर्ण शासक हुआ था उदयन, और इसी उदयन के ऊपर ही एक नाटक रचा गया है व्यास द्वारा, जो लिखा गया स्वपन वासव दत्ता नामक। नेक्स्ट जनपद हम देखेंगे कौशल। कौशल जो अयोध्या इसकी राजधानी थी। बुद्ध काल में इसके 2 भाग थे, उत्तरी भाग की इसकी राजधानी साकेत थी, जबकि दक्षिण भाग की इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये जनपद थी। कौशल की राजधानी क्या थी? सन। वर्तमान उत्तर प्रदेश का अवध और फैजाबाद जो क्षेत्र है वो इससे संबंधित है। यहाँ के भी महत्वपूर्ण शासक हुए, जैसे प्रसेनजीत था, कंस था, और बाद में जो राम हुए वो भी इसी अयोध्या नगरी से संबंधित थे। बाद में देखेंगे पांचाल। पांचाल भी 2 भागों के अंदर, जो वर्तमान इसका उत्तर प्रदेश का हम देखेंगे बदायूं है, बरेली है, फर्रुखाबाद ये क्षेत्र था। इसके भी 2 भाग, उत्तरी पांचाल की राजधानी आई क्षेत्र थी, जबकि दक्षिणी पांचाल की राजधानी कापेली थी। अब 11वां देखेंगे मत्स्य जनपद, जो अपने राजस्थान से संबंधित है। विराटनगर जो जयपुर के आसपास का क्षेत्र है, यानी जो वर्तमान अलवर है, जयपुर है, भरतपुर है, ये क्षेत्र इसके। यहाँ का जो महाभारत काल के समय एक महत्वपूर्ण शासक हुआ था विराट, पांडवों ने अपना जो अंतिम जो अज्ञातवास का जो 13वां वर्ष था वो यहीं व्यतीत किया था। फिर है सूरसेन, इसकी जो राजधानी मथुरा या सूरसेन है, इसका कुछ क्षेत्र अपने राजस्थान के अंतर्गत भी अवस्थित था। यहाँ का एक प्रसिद्ध शासक हुआ था अवंती पुत्र, और इस क्षेत्र को, ये जनपद जितने क्षेत्र में स्थित था उसे ब्रजमंडल क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट देखेंगे अस्मक, ये पौतन या पोटेली नाम से जाना जाता था। ये जो नर्मदा के दक्षिण में गोदावरी तट पर स्थित एकमात्र महाजनपद था, यानी सुदूर हम दक्षिण भारत के देखेंगे तो दक्षिण भारत के अंदर स्थित ये एकमात्र जनपद था। जो अवंती, ये जो मध्य भारत के अंदर था। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी, जो वर्तमान उज्जैन हम कहते हैं, और दक्षिण अवंती की राजधानी थी महिष्मती, यानी जो मालवा क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, वहाँ से ये संबंधित है। यहाँ का प्रसिद्ध एक शासक हुआ था प्रद्योत, जिससे इसकी क्रूरता के कारण चंड प्रद्योत के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट हम देखेंगे कांधार तक्षशिला, ये जो वर्तमान जो पाकिस्तान है उसका पेशावर और रावलपिंडी क्षेत्र है, वहाँ से संबंधित। जो तक्षशिला जो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय माना जाता वो यहीं स्थित था। और यहाँ के कुछ प्रसिद्ध शासक हुए, जैसे पुष्कर सेरिन या कुछ नाम से भी जाना जाता है, और ये भारत का जो उत्तर पश्चिमी सीमांत पर स्थित ये महाजनपद था। अंतिम जो 16वां महाजनपद हम देखेंगे कम्बोज या राजपुर या हाटक, ये सुदूरवर्ती था। सबसे भारत का हम कह सकते हैं सबसे जो उत्तर पश्चिम में स्थित जनपद था,
जिसका राजधानी थी राजपुर या हाटक। इसका क्षेत्र था दक्षिण पश्चिमी कश्मीर और अफ़गानिस्तान वाला क्षेत्र था। यहाँ के कुछ प्रसिद्ध शासक हुए जैसे चंद्रवंश, सुदक्षिण, और कहा जाता था यहाँ गणतंत्र शासन व्यवस्था भी प्रचलन में थी। ये हमने 16 जनपदों के बारे में देखा। इन जनपदों में 2 प्रकार के राज्य राजतंत्र यानी जहाँ वंशानुगत शासन व्यवस्था संचालित थी, राजा के बाद मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र या और भी योग्य पुत्र या शासक। और गणतंत्र व्यवस्था के अंदर क्या होता था, गणतंत्र एक प्रकार से निरंकुश राजतंत्र थे। वह छोटे छोटे जो राजवंश थे वो मिलकर के अपने में से किसी एक व्यक्ति को मुख्य यानी राजा के रूप में उसका चुनाव कर लेते थे। जो चुनने की प्रक्रिया होती थी, इस कारण इसे गणतंत्र कहा जाता था। और बुद्ध काल के अंदर जो 4 गणतंत्र महत्वपूर्ण हो गए थे, जिसमें थे कौशल, वत्स, अवंती और मगध। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इनको ध्यान में आपको रखना है। कौशल, वत्स, अवंती और मगध ये बाद में जाकर के सर्वाधिक शक्तिशाली, किस काल में, बुद्ध के काल में ये सबसे शक्तिशाली राजवंश हो गए थे, जिन्होंने बाकी 16 जनपद हैं उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। उनमें से अधिकतर को इन्होंने अपने राज्य के अंदर सम्मिलित कर लिया। तो दोबारा आप देख लो, कौशल, वत्स, अवंती और मगध। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में अनेक गणतंत्रों का भी अस्तित्व था, जिनमें प्रमुख थे, जो मैंने 10 गणराज्य बताए उनमें ये प्रमुख है। कपिलवस्तु के शाक्य हैं, सुसुमार गिरी के भाग हैं, भाग भी लिखा आता, इसके भग भी लिखा आता। ये महत्वपूर्ण है कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी, इनको आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखना। अलकप के बुल्ली हैं, केशपुत के काला में, रामगढ़ के कोली है, कुशीनारा के मल, पावा के मल। मल्लों की 2 राजधानी थी, कुशीनारा एक पाव। और पीपली वन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदय। ये महत्वपूर्ण जहाँ के प्रसिद्ध जो दार्शनिक राजा जनक हुए। अगर इनकी भौगोलिक स्थिति का मैं अगर आपको बात करना चाहूँ तो भी महत्वपूर्ण है, थोड़ा इसके बारे में बात की तो देख ही लेते हैं इनकी भौगोलिक स्थिति क्या है। तो देखो, जो कपिलवस्तु शाक्य जो क्षेत्र है, इसका जो उत्तर प्रदेश का जो पीपर हवा या बस्ती क्षेत्र है, जो गौतम बुद्ध हुए उसके पिता यहाँ के इस कपिलवस्तु के गणराज्य थे। गौतम बुद्ध भी इस शाक्य कुल से संबंधित थे। इसके अलावा हम दूसरी बात करेंगे जो सुसुकुमार गौड़ के भक्त, तो ये भी उत्तर प्रदेश का जो मिर्ज़ापुर क्षेत्र है वहाँ से संबंधित। अलकप के बुल्ली या वुल्ली भी मिलता है, ये जो शाहबाद और मुजफ्फरपुर है उसके मध्य का क्षेत्र है, वहाँ से संबंधित। फिर हम देखेंगे केशपुत के जो काला में, ये जो गोमती नदी है उसके तट पर स्थित है। जो आलार कालाम आचार्य थे वो यहीं से संबंधित, जिसके पास सबसे पहले महात्मा बुद्ध अपना ज्ञान अर्जित करने के लिए पहुँचे थे। उसके बाद हम देखेंगे रामगढ़ के जो कोली हैं, ये जो रोहिणी नदी है वहाँ के तट पर था। जो रोहिणी नदी इनके बीच में सीमा निर्धारण करती थी, किसके, कोलियों के और शाक्यों के बीच में। शाक्यों और कोलियों के बीच में इस रोहिणी नदी को लेकर के, इसके पानी को लेकर के भी जो संघर्ष चलता रहता था। यानी रोहिणी नदी दोनों गणराज्यों के बीच में सीमा का निर्धारण करती थी। और इसी रोहिणी नदी के जो विवाद चल रहा था, इसी को लेकर के गौतम जो बुद्ध थे उन्होंने बाद में संन्यास ग्रहण कर लिया था। फिर कुशीनारा के मल, ये जो गौतम, मैंने आपको अभी क्वेश्चन पूछा था उसका ही मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। जो गौतम बुद्ध को निर्वाण यानी गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी वो कुशीनारा के अंदर हुई थी। जबकि पावा के मल, पावा के अंदर महावीर स्वामी को निर्वाण स्थली प्राप्त हुई थी, यानी महावीर स्वामी की यहाँ पर मृत्यु हुई थी। उस समय शासक था अजात शत्रु मगध का जो महत्वपूर्ण शासक था। इसके समय 3 महत्वपूर्ण व्यक्तियों को निर्वाण प्राप्त हुआ, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी और एक आजीविक संप्रदाय के प्रमुख संत हुए थे मखलीपुत्र गौसाल, उनको भी यहाँ पर निर्वाण इसी समय के अंदर प्राप्त हुआ था। फिर हम देखेंगे पीपली वन के मौर्य, ये नेपाल की तराई क्षेत्र के अंदर स्थित था। आगे मौर्य वंश को इसी वंश से संबंधित किया जाता है। फिर हम देखेंगे वैशाली के जो लिच्छवी थे, ये उस समय बहुत जो यहाँ का राजा था चेटक, बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुआ। ये वजी संघ का एक घटक राज्य था, यानी जो वजी गणराज्य था उसका महत्वपूर्ण नेतृत्व इसने किया था। फिर मिथिला के विदय, जहाँ का प्रसिद्ध राजा जनक हुए थे और ये भी वजी संघ उसका एक घटक राज्य था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण, थोड़ा ज़्यादा, लेकिन आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वीडियो मैं विशेषकर बहु उद्देश्य की दृष्टि से मैं बना रहा हूँ। विभिन्न कंपटीशन एग्ज़ाम, IAS RS हर क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है और कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है ही। अब देखेंगे इस समय स्थित राजस्थान के प्रमुख जो जनपद है, उन जनपदों के बारे में हम देखेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण जनपद राजस्थान में इस समय थे।
तो वैदिक सभ्यता के विकास क्रम में राजस्थान में भी महाजनपदों का, राजस्थान के अंदर भी बहुत सारी सिंधु सभ्यता का, उससे भी पहले जो हम देखेंगे मध्य पाषाण काल या पूरा पाषाण काल, उस समय भी राजस्थान के अंदर भी विभिन्न सभ्यताओं के अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। यूनानी आक्रमण के कारण पंजाब में मालव, सिवी, अर्जुन आदि जातियां जो अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी, वो वहाँ से वो क्षेत्र छोड़ करके राजस्थान के अंदर आ गई थी और यहाँ पर ये स्थायी रूप से यहीं। इस प्रकार राजस्थान का जो पूर्वी भाग है वो जनपदीय शासन व्यवस्था का सूत्रपात हुआ। तो आपको पूछा जाए राजस्थान में जनपदों की स्थापना कौन से क्षेत्र से हुई थी? राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र। इसमें प्रमुख जनपद देखेंगे जांगल, ये वर्तमान बीकानेर और जोधपुर जिले में महाभारत काल में इसमें जांगल प्रदेश कहते हैं और कहीं कहीं इसका नाम कुरु जांगला और माद्रे जांगला के नाम से भी मिलता है, क्योंकि इस समय दो प्रमुख जनपद, एक तो कुरु वंश था और दूसरा मद्र वंश था, जो जहाँ की कौन थी? माद्री जो संबंधित थी इससे माद्रे प्रदेश की थी। इसी कारण इनका राज्य के अंदर हो सकता है ये भाग सम्मिलित रहा, इस कारण इसके अलग नाम भी प्राप्त होते। इस जनपद की जो राजधानी आई छत्रपुर, जिससे वर्तमान में नागौर जो राजस्थान का क्षेत्र है, महत्वपूर्ण ध्यान रखना। और बीकानेर जनपद भी इसी प्रदेश पर स्थापित हुआ, इस कारण इसको भी जांगल देश कहते हैं और यहाँ के स्वामी होने के कारण बीकानेर के शासक खुद को जांगलदर बादशाह कहते हैं। और इस क्षेत्र में जाल के वृक्ष भी महत्वपूर्ण है और पवित्र माने जाते हैं और जाल के वृक्षों की अधिकता के कारण भी हो सकता है इसका नाम जांगल प्रदेश पड़ा हो। और बीकानेर का जो किला, उस किले के अंदर भी जाल के वृक्ष पाए जाते हैं वर्तमान समय के अंदर भी। और इस क्षेत्र में जाल के वृक्षों को काटने की भी मनाही थी शासकों की तरफ से, इस कारण भी इस क्षेत्र को जांगल प्रदेश के नाम से। बीकानेर राज्य के जो राज चिन्ह है उसके अंदर भी जय जांगलधर बादशाह लिखा जाता था, जो इस क्षेत्र को दृष्टिगत करता था। अगला जनपद देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मत्स्य जनपद, जो वर्तमान जयपुर के आसपास का क्षेत्र है। वर्तमान जयपुर के आसपास का क्षेत्र जो मत्स्य महाजनपद के नाम, इसका विस्तार है चंबल के पास की पहाड़ियों से लेकर सरस्वती नदी के जांगल प्रदेश, जो अभी हमने जनपद देखा था, इसके अंतर्गत जो वर्तमान में आधुनिक है अलवर, भरतपुर के कुछ भाग इसके अंतर्गत आते हैं। इसकी राजधानी विराटनगर, जिसे वर्तमान में बैराट कहते हैं। मौर्य शासक बिंदुसार से पहले मत्स्य जनपद की स्पष्ट जानकारी हमें नहीं मिलती है। महाभारत काल में कहा गया है कि सहज नामक एक राजा था जो यहाँ का शासक था। इस सहज नामक राजा ने चेदी और मत्स्य यानी दोनों जनपद इस पर शासन किया और प्रारंभ में हो सकता है इससे सिद्ध होता है कि ये चेदी राज्य का ही अंग था और कालांतर में फिर विशाल मगध साम्राज्य का अंग बन गया था। ये महत्वपूर्ण यहाँ का सहज नामक शासक की जानकारी हमें प्राप्त होती है और ये भी बैराट से हमें मौर्य शासक अशोक के भी अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं, उनका अभिलेख भी प्राप्त होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण इस दृष्टि से, यानी इससे सिद्ध होता है कि इस जनपद पर पहले महाभारत काल के अंदर हमें पांडवों के अज्ञातवास से लगाकर और बाद के समय के अंदर हमें मौर्य शासक अशोक की जानकारी दृष्टिगत होती, इससे सिद्ध होता है कि यहाँ मौर्य साम्राज्य का शासन रहा था। फिर हम देखेंगे सूरसेन, जो आधुनिक ब्रज क्षेत्र में ये महाजनपद स्थित था, जहाँ से श्री कृष्ण जी संबंधित थे। इसकी राजधानी मथुरा, जिससे प्राचीन यूनानी लेखकों ने इस राज्य को सूरसेनोनी और इसकी राजधानी को मथुरा कहा है। महाभारत के अनुसार यहाँ यदु यानी यादव वंश का शासन था, जिसमें वर्तमान भरतपुर, धौलपुर और करौली जिलों के अधिकांश भाग इस सूरसेन जनपद के अंतर्गत आते थे। अलवर जिले के पूर्वी भाग भी सूरसेन के अंतर्गत आता था। वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण का संबंध भी इसी जनपद से था, यानी कृष्ण जी इसी जनपद से संबंधित थे, यहीं उन्होंने अपना राज्य किया था। नेक्स्ट देखेंगे सिवी। हालांकि ये विवादास्पद प्रश्न है कि सिवी जनपद का मूल स्थान कहाँ था, तो इसकी राजधानी शिवपुर थी और राजा सुसी नामक यहाँ का एक महत्वपूर्ण राजा, इसने अन्य जातियों के साथ 10 राजाओं को भी युद्ध के अंदर क्या किया था? पराजित किया था। यहाँ को है। प्राचीन शिवपुर की पहचान वर्तमान पाकिस्तान के शोरकोट नामक स्थान से की जाती है और कालांतर में दक्षिण पंजाब की ये सिवी जाति राजस्थान का जो मेवाड़ क्षेत्र इसमें निवास, यानी उस क्षेत्र के अंदर जो यूनानी आक्रमण होने लगे या कह सकते हैं विदेशी जो जातियाँ थी उनके आक्रमण के कारण ये अपना मूल क्षेत्र छोड़कर राजस्थान के सिवी क्षेत्र में जो चित्तौड़ के पास स्थित नगरी, जिसे मध्यमिका नगरी भी कहा जाता, वो इसकी राजधानी थी। और मेवाड़ क्षेत्र में सिवियों के सिक्के प्राप्त हुए, उससे भी सिद्ध होता है कि इनका जो शासन है इस क्षेत्र के अंदर रहा था। मंदसौर,
जो मध्य प्रदेश के अंदर पास 5 गुहा प्राप्त हुए, जिनसे सिवी जनपद का प्रचार पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक होना भी ज्ञात हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण मंदसौर से कितने गुहा मिले? 5 गुहा मिले। ये कंपटीशन एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली की हम बात करेंगे। बावजूद इन जनपदों में राज सत्ता कुलीन परिवारों का हाथ। जैसा हम कहते हैं कि ये जो गणराज्य कहते हैं, लेकिन ये वास्तव में गणराज्य नहीं थे, क्योंकि यहाँ भी निरंकुश राजतंत्र यानी कुलीन परिवार के लोग ही शासन चलाते थे। वो कुलीन लोग ही अपने में से किसी व्यक्ति को चुन लिया करते थे और वही शासन चलाया करते थे। इन परिवारों की प्रतिनिधि संस्थागार सभा। ये संस्थागार सभा क्या होती थी? ये गणराज्यों की केंद्रीय सभा हुआ करती थी, जो वर्तमान हम कह सकते हैं हमारी संसद के जैसे ही इनकी संसद हुआ करती थी, के प्रमुखों के रूप में शासन की व्यवस्था करते हैं। इसके बारे में मैंने डिटेल से कक्षा 12 के जो अध्याय 1 है उसके अंदर बता रखा, उनको आप ज़रूर उस वीडियो को देखें। संस्थागार के सदस्य निर्धारित विषयों पर अपने विचार विमर्श कर सकते थे, जिसे अनुन्य विरोध कहा जाता था। यानी इसकी बैठक के अंदर महत्वपूर्ण विषय रखे जाते थे, यानी प्रस्ताव रखा जाता, उस पर सभी अपना मत व्यक्त करें, और विवादग्रस्त विषय होते थे उस पर मतदान करवाया जाता। इसके लिए अलग से अधिकारी होते थे, और मतदान के लिए बहुरंगी सलाखाएँ काम यानी अलग अलग रंग की जो पट्टियाँ होती थी वो काम में ली जाती थी। इसके लिए एक अलग से अधिकारी सलाहकार विग्रही नामक अधिकारी की नियुक्ति होती थी, वो इसको कलेक्शन कर लिया जाता था। मतदान खुले रूप से यानी हाथ खड़ा करके समर्थन लिया जाता था, या जो मतदान गुप्त रूप में से लिया जाता तब ये बहुरंगी सलाखाएँ प्रयोग में की जाती थी। यानी ये संस्थागार जो जनपदों की जो सबसे बड़ी संस्था यानी केंद्रीय इसकी जो सभा हुआ करती थी। राज्य की नीति के आधारभूत नियमों का निर्धारण यही सभा करती, जो वर्तमान हम भारत के संसद है उसी टाइप का ये कार्य करती थी। विशाल गणराज्य में केंद्रीय संस्थागार के अलावा प्रांतीय संस्थागार भी हुआ करते थे, यानी जो केंद्रीय राज्य थे उसको प्रांतों के अंदर, और प्रांतीय संस्थागार प्रांतीय विषयों से संबंधित इसके अंदर विचार विमर्श करते थे। और कालांतर में गुटबाजी और आपसी फूट के कारण गणराज्यों का गणराज्य बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली थे। इस समय गणराज्यों की शक्तिशाली स्थिति का वर्णन बुद्धकाल के अंदर मिला है, और जो मगध साम्राज्य उसने इस वजीर संघ पर विजय भी अपने जो मंत्री थे वस्कार सुसीम आदि उनके माध्यम से इनके अंदर फूट डाल करके भी प्राप्त की थी। इसके अलावा उन्होंने महात्मा बुद्ध को भी इनकी जानकारी, यानी ये भी एक विषय है कि महात्मा बुद्ध ने भी इनके अंदर फूट डालने या इनकी कमजोरी का पता करने में जो मगध साम्राज्य की मदद की थी। यानी समकालीन जो राजतंत्रों की विस्तारवादी नीति न्यूनादि के रूप से पतन के लिए उत्तरदायी थी। तो हम आज के चैप्टर में इतना ही। नेक्स्ट हम देखेंगे मौर्य युग, सातवाहन, शुंग आदि के बारे में। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।